नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। तो सबसे पहले बात आज तमिलनाडु की करेंगे, जहां पर कुन्नूर में हुए सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत शहीद हो गए हैं। और इस हादसे में बिपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन हो गया है। भारतीय वायुसेना ने अपने ट्विटर हैंडल पर बिपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर पर सवार अन्य लोगों की मौत की पुष्टि भी की है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के शहीद होने की खबर सुनकर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। और इस दुर्घटना में शहीद बिपिन रावत समेत अन्य लोगों के निधन पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख भी व्यक्त किया और उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। इसी के साथ आपको बता दें कि कुन्नौर से आज सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर जो है वो दिल्ली लेकर आया जाएगा। उनका निधन कल हुआ और आज दिल्ली लेकर आया जाएगा और उसके बाद कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज कुन्नौर से दिल्ली उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें अंतिम दर्शन के लिए भी रखा जाएगा और उसके बाद दिल्ली में अंतिम दर्शन देने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल उनका अंतिम संस्कार होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल देश को ये जो सबसे बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत इस समय का सबसे बड़ा पद माना जा रहा था और उनके निधन के बाद जो ये क्षति हुई है ये अब देश नहीं भर पाएगा। किस तरीके की अभी की फिलहाल जानकारी, क्योंकि आज उनका शव जो माफ कीजिएगा आज उनका पार्थिव शरीर जो है वो दिल्ली लेकर आया जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो विमान हादसा हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि 14 लोग थे इसके अंदर, मगर जिस तरीके से अब जो जानकारी मिल रही है कि 13 लोग थे इसके अंदर और 13 के क्या कह सकते हैं जो शव है वो आज दिल्ली लेके आए जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं सीडीएस रावत की जो बात करें तो कहीं ना कहीं सीडीएस रावत जो है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के माने जाते थे और उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं उनका जो नाम था एक बड़ा दबदबा माना जाता था। और कहीं ना कहीं भारत की बात करें तो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक मिसाल के तौर पर उन्होंने काफी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मगर बात करें जिस तरीके से पाकिस्तान की तो और चीन की, तो कहीं ना कहीं उनके नाम से जो थे उनके पसीने छूट जाते थे। मगर इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब जब विमान हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर उनको लेके जा रहा था तमिलनाडु के जो कुन्नूर के जंगलों के ऊपर जो हादसा हुआ उसके अंदर कहीं ना कहीं सबकी मौत हो गई। यहाँ तक कि इनकी जो वाइफ थी वो भी इसके अंदर शामिल थी और 11 लोग और थे वो भी शामिल थे। मगर सबकी जो जिस तरीके से दुर्घटना के अंदर मौत हुई है तो उससे कहीं ना कहीं पूरे देश को एक झटका जरूर लगा है। मगर यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की या फिर कहें राजनाथ सिंह की जी या अमित जी की, तो लगातार कहीं ना कहीं सबके अंदर एक कहते रोज देखने को मिल रहा है। लगातार कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है अपनी तरफ से कहते हैं श्रद्धांजलि दे रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आज उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को और उनकी वाइफ के शरीर को दिल्ली लेके आया जाएगा और कल उनको कह सकते हैं उत्तराखंड लेके जाया जाएगा और वहां पर उनका संस्कार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से जो उत्तराखंड के लोग हैं या फिर कहें पूरे देश के लोग हैं वो एक शोक के अंदर डूबे हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं इनके हादसे से कहीं ना कहीं पूरे देश को काफी बड़ा झटका भी लगा है। जी बिल्कुल। ये जो हादसा हुआ देश को वाकई एक अपूर्णीय क्षति हुई है और ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल बैठक कर रहे थे उस समय की जब तस्वीरें, उनका चेहरा जब हमने देखा, उनकी आंखें बता रही थी कि ये जो क्षति है इसे कोई पूरी नहीं कर सकता। फिलहाल उत्तराखंड में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी पूरे राजकीय सम्मान के साथ। और अभी उत्तराखंड में देखिए 3 दिन का शोक भी रखा गया है, राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। फिलहाल ऐसी कोई अन्य देखिए, जानकारी बिल्कुल कहाँ सही कहाँ पर कहा। राजकीय शोक रखा गया? देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आज दिल्ली लेके आया जाएगा उनको शाम तक और जिस तरीके से कल लेके जाया जाएगा उनके शरीर को और उनकी वाइफ के शरीर को। और लगातार कहीं ना कहीं जो शो कह सकते हैं श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई है जो कल 11 बजे से लेकर 2 बजे तक की होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको कह सकते हैं दिल्ली लाया जाएगा। मगर जिस तरीके से उनका संस्कार किया जाएगा उससे कहीं ना कहीं पूरे देश को जरूर कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जब कल कह सकते हैं लोग दिया क्या लगातार कहीं ना कहीं ये कहा गया कि सीडीएस रावत जो थे वो कहीं ना कहीं एक बड़े नाम थे और कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं कहते भारत के साथ साथ कहीं ना कहीं चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर भी उनके नाम से कहीं ना कहीं एक खौफ था वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता था। मगर जिस तरीके से अब कल उनका जो कह सकते दुर्घटना हुई है और उनकी वाइफ के भी साथ में मौत हुई है तो कहीं ना कहीं उनके जो शरीर को आज दिल्ली लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं एक रोज कह सकते हैं एक श्रद्धांजलि देखने को मिल रही है और लगातार कहीं ना कहीं
उनके घरों के अंदर जाकर लोग बाग मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अब कल जब उनको संस्कार कह सकते हैं अपने शरीर को, पार्थिव शरीर को कहीं ना कहीं उत्तराखंड में रखा जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी, पूरे उत्तराखंड के लोग वहां पर शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से पूरे देश के अंदर एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं शोक जरूर देखने को मिल रहा है। और हुँ। लगातार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें या फिर अमित शाह की बात करें या राजनाथ सिंह की बात करें या फिर विपक्ष के नेताओं की बात करें, कहीं ना कहीं सारा ही देश एक एक शोक के अंदर डूबा हुआ नजर आ रहा है। हुँ। जी। राजीव, फिलहाल आज कितने बजे तक उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर भी कहीं न कहीं उनको लेके आया जाएगा, उनके पार्थिव शरीर को, उनकी वाइफ़ की बात करें तो वो भी उत्तराखंड की हैं, तो वो भी उनको भी लेके आया जाएगा। तो कहीं न कहीं तमिलनाडु से आज दिल्ली आएँगे और दिल्ली शाम तक उसके बाद में कल द कह सकते हैं उत्तराखंड लेके जाएगा। उत्तराखंड के अंदर उनकी जो स कह सकते हैं शोक सभा होगी, श्रद्धांजलि दी जाएगी लोगों के द्वारा, तो कहीं न कहीं वो ज़रूर देखने लायक होगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं जो उत्तराखंड के लोग हैं या फिर क्या पूरे देश के लोग हैं, वो एक मातम के अंदर ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। सबकी आँखों में एक नमी देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सीडीएस रावत की, तो सीडीएस रावत जो है 2019 के अंदर सीडीएस बनाए गए थे और लगातार कहीं न कहीं उनको एक बड़ा नाम दिया गया था और कहीं न कहीं हर तरीके से ये कोशिश की जाती थी कि उनके नाम का जो खौफ था वो कहीं न कहीं देखने को मिले। मगर लगातार पाकिस्तान की बात करें, चीन के अंदर बात करें, तो जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं जो कैसे छोटी-मोटी लड़ाई जो हुई थी उसके अंदर कहीं न कहीं उनके नाम का जो खौफ था वो बिल्कुल देखने को मिलता था। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब तमिलनाडु के अंदर जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद कहीं न कहीं अब कहीं न कहीं भारत के अंदर ज़रूर कह सकते हैं कस करके एक शोक का समय देखने को मिल रहा है और लगातार कहीं न कहीं अब उनके अंतिम संस्कार के जो समय है, वो भी निर्धारित किया गया है। मगर कल उनका संस्कार किया जाएगा तो लगातार कहीं न कहीं हर व्यक्ति या गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं न कहीं शामिल हो सकते हैं। हुँ। मगर अभी तक उनके यही परिवार में जानकारी किस मिल पा तरीके रही का है कि माहौल, उत्तराखंड राजीव, के अंदर फिलहाल? उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके परिवार में किस तरीके का माहौल फिलहाल? देखिए, लोगों की बात करें तो लोग बाग उनके घरों के अंदर जा रहे हैं, लगातार उत्तराखंड के उनके परिजनों से मिलने की कोशिश की जा रही है, लगातार कहीं न कहीं कह सकते हैं श्रद्धांजलि दी जा रही है और अभी से ही उनकी तस्वीर पे कहीं न कहीं उत्तराखंड के अंदर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। मगर जिस तरीके से अब कल जब उनके पार्थिव शरीर को लेके आया जाएगा, उनकी वाइफ़ के शरीर को लेके आया जाएगा, तो लगातार कहीं न कहीं शोक सभा जो है वो देखने को मिलेगी और लगातार कहीं न कहीं लोग जो है अभी से ही जैसे ही इसकी जानकारी मिली थी कि सीडीएस रावत का निधन हो गया, तो उसके बाद ही ये जो उत्तराखंड के लोग थे वो उनके घरों पे जा रहे थे और लगातार कहीं न कहीं उसके परिवार को कह सकते हैं सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे थे। मगर अब देखना होगा कल किस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उनका और उनकी वाइफ का। जी। हुँ। राजीव, कल जिस तरीके से देर शाम ये खबर सामने आई, उससे पहले खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके परिवार को ढाँढस बंधाने उनके घर में पहुँचे थे। उनकी 2 बेटियाँ भी हैं, उनके बारे में भी बताएँ। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सीडीएस रावत की तो यानी विपिन रावत की तो उनकी 2 बेटियाँ ज़रूर हैं, मगर क कल जिस तरीके से जैसे ही जानकारी मिली थी पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर, तो कहीं न कहीं एक मातम ज़रूर देखने को मिला था। मगर लगातार कहीं न कहीं लोग जो थे उनके परिवार वालों से जाके मिल रहे थे। यहाँ तक कि उनकी जो बेटियाँ थी उनको भी सांत्वना देने की कोशिश करी। मगर लगातार कहीं न कहीं अब भारत सरकार भी कहीं न कहीं कुछ बड़े कदम उठाएगी क्योंकि सीडीएस रावत जो है एक बड़ा नाम माना जाता था और कहीं न कहीं जनरल माने जाते थे। तो कहीं न कहीं सरकार की तरफ से भी कुछ उनके परिवार को कुछ मदद दी जाएगी। कितनी क्या मदद दी जाएगी वो प्रधानमंत्री मोदी जी ही स्पष्ट करेंगे। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कल उनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा उससे कहीं न कहीं पूरे उत्तराखंड के अंदर एक मातम ज़रूर देखने को मिल रहा है। लोग बाग कहीं न कहीं एक शांत देखने को मिल रहे हैं और लगातार कहीं न कहीं अब जब उनका संस्कार किया जाएगा तो उसके अंदर भी श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई है कल। तो कहीं न कहीं लगातार जो उत्तराखंड के लोग बात करें या फिर बड़े नेताओं की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें, सभी इस मातम के अंदर शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जी। हुँ, बिल्कुल, इसमें सभी लोग शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल देखिए उत्तराखंड में राजकीय 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। क्या केंद्र सरकार की ओर से भी सीडीएस बिपिन रावत के सम्मान में कोई राजकीय शोक की घोषणा? देखिए, बिल्कुल बताइए जिस तरीके से बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार के द्वारा कहीं न कहीं कह सकते हैं इनके परिवार को कुछ मदद आर्थिक मदद भी दी जाएगी। कहीं न कहीं बड़े हादसे जनरल माने जाते थे, तो कहीं न कहीं हर तरीके से अब कोशिश भी की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। मगर अभी तक एक बड़ी घोषणा ये नहीं हो पाई है, मगर अभी जिस तरीके से उनके अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके अंदर कहीं न कहीं बड़े नाम होने की शामिल होने की कह सकते हैं उम्मीद जताई जा रही है। राजनाथ सिंह का नाम भी आ रहा है सामने और यहाँ तक कि अमित शाह का भी नाम सामने आ रहा है। मगर देखना होगा कल कौन-कौन शामिल हो पाता है इस अंतिम संस्कार के अंदर और कहीं न कहीं हर तरीके से कहीं न कहीं श्रद्धांजलि देने की जो सभा होगी, उसके अंदर कितने बड़े नाम शामिल होंगे, ये ज़रूर देखना होगा। जी। हुँ, ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए।
चलिए तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के सोनीपत में कुंडली समेत अन्य बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के बीच जल्द समझौते की उम्मीद जगी है। संयुक्त किसान मोर्चा के सिंघू बॉर्डर पर आज दोपहर 12 बजे फिर से बैठक होगी। एसकेएम भारत सरकार से आज प्राप्त संशोधित प्रस्ताव पर सहमति बनाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत सरकार से एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त करने की पुष्टि की है और प्रेस नोट जारी कर बताया है कि प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एसकेएम के भीतर एक आम सहमति बन गई है। अब सरकार के लेटरहेड पर हस्ताक्षर किए गए औपचारिक पत्र की प्रतीक्षा है। तो आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होगी। सिंघू बॉर्डर पर ही ये बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी और जो प्रस्ताव कल रखे गए थे केंद्र और 5 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग में, उसको अब बैठक में एक बार फिर से उस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद आंदोलन जो है उसको खत्म करने की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं। ये ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज दोपहर 12 बजे होनी निश्चित हुई है और 12 बजे तमाम रणनीति बनाकर और लेटरहेड पर हस्ताक्षर किए हुए प्रस्ताव पर का इंतजार किसानों को है। अगर वो लेटरहेड सरकार की ओर से आता है, लेटरहेड पर हस्ताक्षर के साथ अगर आते हैं सरकार के जो तमाम प्रस्ताव है वो अगर किसानों के पास आते हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि आंदोलन को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ तौर पर कहा है कि संशोधित प्रस्ताव पर उनकी सहमति बन गई है। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक होने वाली है, 12 बजे अहम बैठक। कल जिस तरीके से केंद्र और किसानों के बीच में बातचीत हुई है, उसमें क्या कुछ खास रहा, विस्तार से बताएं। कल की जो मीटिंग हुई थी उनमें इनको अगर हम कहें कि एक मौखिक तौर पर जो प्रस्ताव जिनकी डिमांड की गई थी, जो इंट्रैक्शन किया गया था, उनको एक दिया गया था कि जो आपकी मांगे उनको मान लिया गया, इनको कंसिडर किया जा रहा है। उन सभी मांगों को लेकर किसानों में सहमति बन चुकी है। सरकार से प्रस्ताव आया, उसके बाद किसानों ने अब सभी किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा की जथेबंदियों ने खुद मिलकर उनके ऊपर डिस्कशन किया और उसके बाद फाइनली सहमति बन गई है। जितनी भी मांगे रखी गई थी, चाहे वो एमएसपी की हो, चाहे कमेटी में मेंबर बनाने की हो, चाहे अलग-अलग जो जितनी भी अलग-अलग मांगे थी, उन सबको कंबाइन करके भेजा गया था, जिनके एक रिटन में अब एक फाइनल डिसीजन आ गया जिसको पॉजिटिवली किसानों ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसे पॉजिटिव ही बोलेंगे, किसानों ने सैटिस्फैक्शन जताई है। अब किसानों की तरफ से वेट है कि हमें रिटर्न में क्या आता है। देखिए, कई बार जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो ओरल में अलग होता है, रिटर्न में अलग होता है, तो किसान कोई चांस नहीं ले रहे हैं। वो रिटर्न में, जिसमें सरकारी लेटरहेड पे जो लिख के रिटर्न में इनके पास मैसेज आएगा, जो प्रस्ताव आएगा, उसके बाद एक बार गो थ्रू होंगे और उसके बाद फाइनली किसान आंदोलन एंड करने की या फिर हम कहेंगे खत्म करने की अनाउंसमेंट होगी। देखिए, मेन डिमांड जिन 3 कृषि कानूनों के लिए लगातार संघर्ष चल रहा था वो मान ली गए हैं और उनकी अगर हम बात करें कि वापस भी ले लिए गए, पर अभी जो अन्य छोटी-छोटी डिमांड है, जो अन्य प्रस्ताव रखे गए थे, उनको लेके फाइनल प्रस्ताव आज रिटर्न में आएगा। किन प्रस्ताव कल किन आ चुका है, प्रस्तावों आज पर रिटर्न में आ रहा है। सहमति बनी है अमित? जिस तरीके से एमएसपी पर लिखित कानून की मांग की जा रही थी, इसी के साथ जो तमाम किसान जो हैं वो आंदोलन में जिनकी मौत हुई है उनको शहीद का दर्जा दिए जाने और की मांग की जा रही थी, उनके परिवारों को मुआवजा दिए जाने की मांग की जा रही थी। किन किन मांगों पर सहमति फिलहाल सरकार ने बनाई है? देखिए, एग्जैक्टली क्लियर नहीं किया है, पर उन्होंने लमसम एक आइडिया दिया, जैसे आप बोल रहे हैं एमएसपी के ऊपर संशोधन दे दिया गया है, जो मरे गए किसानों को उनको कंसिडर करने की बात की गई है। तो वहीं जो मुकदमे दर्ज किए गए उनको हटाने को लेकर बातचीत चल रही है और जो कमेटी बनी है रिव्यूज के लिए, अगर हम कहें कि एमएसपी की जो कमेटी बनाई जानी है उसमें मेंबर बनाने के लिए, तो उन सभी मुद्दों के ऊपर अगर हम कहें कि अभी तक जानकारी मिली है, पर वही तो अब उसकी हम वेट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली रिटर्न में क्या आता है। एग्जैक्ट किसान बोल रहे हैं कि हम अभी ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, हमारी अपनी तरफ से सहमति बन चुके हैं, सरकार को बता चुके हैं, पर रिटर्न में वेट करें कि ऑन डॉक्यूमेंट किन किन मुद्दों के ऊपर सहमति जताई जा रही है, कि ऑन रिटर्न हमें क्या क्या जो हमारी मांगे हैं उसको कंसिडर किया जा रहा है। तो एक ऑन रिटर्न डॉक्यूमेंट की वेट कर रहे हैं और उस ऑन रिटर्न डॉक्यूमेंट के बेस पे आज फिर एक 12 बजे मीटिंग होगी। अगर जो मैसेज कन्वे किया गया है वही चीज ऑन रिटर्न डॉक्यूमेंट पे आ जाती है,
तो किसान खुश हैं और वो आज अपने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। पर अगर बोलने में और करने में फर्क हुआ तो आंदोलन जारी रह सकता है। तो ये अब एक तरह से हम कहें कि गेंद सरकार के पास है। सरकार ने फाइनल डिसीजन लेना है कि आखिर जो उन्होंने वादे मौखिक तौर पे किए हैं, क्या रिटर्न में वो एग्री करते हैं? क्योंकि देखिए कहीं न कहीं सरकार भी चाहती है कि आंदोलन खत्म हो जाए। मेन जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन चल रहा था वो हासिल हो चुका है। पर कई छोटे-छोटे मुद्दे हैं तो सरकार भी चाहती है कि इन छोटे-छोटे मुद्दों पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ होके आंदोलन खत्म हो सकता है तो वो उसको खत्म करें। तो उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया और अब रिटर्न में भी शायद जल्दी ही किसानों के साथ पहुँच जाएगा और 12 बजे की अमित, मीटिंग के कैसे बाद उम्मीद जताई हमें जा पता रही चल है? पाएगा। क्या रिटर्न में जो सरकार को भेजना है प्रस्ताव, क्या वाकई आज सहमति किसानों की इस प्रस्ताव पर बन पाएगी? क्योंकि सहमति बन गई है, लेकिन अगर रिटर्न में कुछ भी अलग हुआ तो आंदोलन फिर से जारी रह सकता है। क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, किसानों की तरफ से एक पॉजिटिव उम्मीद ही जताई जा रही है। किसान सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमें सिर्फ रिटर्न का वेट है। उन्होंने ऐसा कोई एक तरह कोई भी हिंट नहीं दिया कि उनको लगता है कि सरकार रिटर्न में कुछ और देगी। उन्हें पूरी तरह से उम्मीद है कि जो कन्वे किया गया है, वही चीज़ रिटर्न में उनको मिलेगी। तो इसलिए एक तरह से वो ऑलरेडी एक पॉजिटिव नोट में है और शायद कहीं न कहीं वो भी चाहते हैं कि एक लंबा संघर्ष चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से हमारे किसान भाई वहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं, लंबा संघर्ष कर रहे हैं। तो वो भी चाहते हैं कि अगर सरकार उनकी बात मान जाती है, तो मेन आंदोलन जिस चीज़ को लेके चल रहा है, वो हासिल हो चुका है। अब जो छोटी-छोटी माँगे हैं या फिर अन्य माँगे हैं, उनको लेकर जल्दी ही कोई एग्रीमेंट बने ताकि वो अपना आंदोलन एंड कर सके। क्योंकि आंदोलन भले ही चल रहा हो, आंदोलन बहुत मजबूत चल रहा है, पर हर कोई चाहता है कि आंदोलन अब खत्म हो जाए क्योंकि जिस चीज़ को लेके वो संघर्ष कर रहे थे, वो हासिल हो चुकी है। पर जो छोटी-छोटी संघर्ष में और भी कई चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए कि कोई चीज़ छूट ना जाए। तो उसको लेके किसान अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ना हटे। मेन मुद्दा शायद अभी भी अगर हम कहें कि जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसको कहीं न कहीं कंसिडरेशन में रखने की ज़रूरत है। तो देखिए गुरनाम सिंह चड्ढूनी हरियाणा सीएम अनुराग खट्टर से हम्म। ऑलरेडी मिल चुके हैं इस मुद्दे को लेके। पंजाब में ऑलरेडी मुकदमे रद्द होने शुरू हो चुके हैं। सवाल ये है कि केंद्र की तरफ से या हम कहें दिल्ली में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनको लेकर और जो हरियाणा में मुकदमे और या ऑल ओवर इंडिया जितने मुकदमे हैं, उनको लेकर कहीं न कहीं सहमति बनने की ज़रूरत है कि वो भी क्या रद्द होंगे या फिर अलग-अलग स्टेजेस में कार्रवाई हम्म। होगी। क्योंकि ठीक है। 26 जनवरी को लेकर भी कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं और कई अगर हम कहें जो किसान वहां तक पहुंचे तो उनको लेकर भी, तो वो हम्म। जरूर देखना ठीक होगा। है, ठीक जी। है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट को लेकर महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में मंथन किया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम ने कहा कि इस बारे में किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। उन्होंने सभी से कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने की भी अपील की है। ठाकरे ने राज्य में टीकाकरण के कार्यक्रम को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना मामलों में कमी आने के बाद कई तरह के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है, लेकिन एक बार फिर ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट के बाद हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने सभी प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों को किसी भी तरह के संकट से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में बेड की उपलब्धता और ऑक्सीजन के उत्पादन को लेकर समुचित कदम उठाने के भी निर्देश दिए। हालांकि फिलहाल राज्य में नए प्रतिबंधों को लागू करने के बारे में फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अगर ओमिक्रॉन मामलों में तेजी से इजाफा होता है तो इस बारे में भी विचार किया जा सकता है। यानी कि महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर एक बार फिर से ओमिक्रॉन के केस बढ़ते हैं तो लॉकडाउन या फिर पाबंदियों की ओर एक बार फिर से विचार किया जा सकता है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई है ओमिक्रॉन को लेकर, ये वाकई खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो पहला केस है वो ही महाराष्ट्र में आया था। हालांकि पहला जो मरीज है महाराष्ट्र का, उसको छुट्टी दे दी गई है अस्पताल से, वो ठीक हो गया है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। बिल्कुल मुस्कान जी,
महाराष्ट्र के लिए एक राहत भरी खबर है कि किस तरह से ओमिक्रॉन का पहला मरीज जो है स्वस्थ होकर घर जा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने कल एक कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जिसमें तमाम मंत्री मौजूद थे। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अलर्ट मोड पे रखा जाए, जिससे आने वाले समय में किसी भी आपत्ति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयारी हो। खासकर तमाम जो कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पर लोगों को जो है चाहे बेड की व्यवस्था, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था या तमाम मशीनरीज हो, वो सारी जो है एक्टिव मोड में होना चाहिए, इस तरह का आदेश दिया गया। लेकिन कड़ी परिस्थिति के अलावा मुंबई में लॉकडाउन जैसी स्थिति को अभी जो है परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र सरकार लगातार एक के एक जो है कड़े कदम उठा रही है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने कल ये भी कह दिया कि मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अगर लोग लापरवाही बरतेंगे तो इसका भुगतान भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल, अगर लापरवाही होती है तो एक बार फिर से ये जो केसेस हैं वो दूसरी लहर की तरह बढ़ेंगे और एक बार फिर से मुंबई और पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आ जाएगा। इसलिए लापरवाही लगातार कहा जा रहा है कि ना बरतें। लेकिन फिलहाल बाजारों का क्या हाल है? मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे की तस्वीरें, अभी भी जो तमाम चीजें हैं वो उसी तरीके से सुचारू चल रही है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं हमें सतर्कता की जरूरत है। समय रहते अगर हमने सतर्कता बरती तो शायद हमें एक बार फिर से लॉकडाउन का या तीसरी लहर का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए जिस तरह से पिछले 2 सालों से लोग जो है लॉकडाउन में या फिर आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, ऐसे में लोगों की एक भावना हो गई है कि जब तकलीफ में रहना है या मरना है तो क्यों ना आर्थिक तंगी से जूझते हुए ना मरा जाए, बल्कि काम करते हुए मरा जाए। इसी लिहाज से लोग जो है मास्क पहनना लगभग छोड़ दिया। हालांकि महानगर पालिका और मुंबई पुलिस ने लगातार कमर कस ली है। अब 200 की जगह 500 रुपए फाइन जो है मास्क कार्रवाई पर लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोग हैं जो अभी भी मास्क नहीं लगा रहे। इसी का संकेत जो है महाराष्ट्र सरकार ने कल दिया था और ये कहा था कि अगर लोग लापरवाही बरतेंगे तो लॉकडाउन जैसी स्थिति एक बार फिर से मुंबई में आ सकती है। हालांकि लोगों को अलर्ट किया गया है, प्रशासनिक सेवाएं जो है वहां भी अलर्ट कर दिया गया है। ऑटो रिक्शा में बैठने वाले लोगों को भी मास्क पहनना बेहद जरूरी है। अगर वो मास्क नहीं पहनते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का प्रावधान सरकार ने बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा मामला यह है कि सरकार जोर दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जाए, क्योंकि वैक्सीन अगर लोगों को लग जाएगी तो संक्रमण के जो खतरे हैं वो कम हो जाएंगे। तो जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ कहा गया कैबिनेट की बैठक में, सत्यप्रकाश? देखिए, कैबिनेट की बैठक में सीधे तौर पर सरकार के सामने आंकड़ा रखा गया है कि 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज दे दी गई है, जबकि 4.5 करोड़ के आसपास जो है वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। यानी कि 7 करोड़ अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरी डोज लिया ही नहीं। सरकार इसी पे लगातार जोर दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करें, क्योंकि वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज होने के बाद शायद संक्रमण का खतरा जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से सरकार लगातार कह रही है वो लोग सावधान खुद रहे, खुद की सावधानी रखे और सरकार के जो कड़े कानून बनाए गए उसमें लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में जिस तरह से विदेशों में लगातार ओमिक्रॉन के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र में भी एक बार बढ़ सकता है। अस्पतालों की क्या कुछ तैयारियां हैं? स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ निर्देश जारी किए गए और अस्पतालों में क्या कुछ तैयारियां की गई? देखिए मुस्कान जी, कल खुद एएनबी की टीम जो है वहां पहुंची थी और कई हॉस्पिटल का जो है जायजा लिया। हालांकि आईसीयू सेंटर में भी कई डॉक्टरों से भी बातचीत की गई, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश के अनुसार वह पूरी तरह से तैयारी में है। हालांकि सरकार अगर आदेश देती कि स्थिति बिगड़ रही है तो तुरंत जो है एक्टिव मोड में हो जाएगा, यानी कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हो गया है और आने वाले समय में अगर कुछ स्थिति बिगड़ती है तो जाहिर तौर पर स्वास्थ्य विभाग पूरी सेवा देने के लिए तैयार है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि पिछले 2 सालों का जो अनुभव उन्हें मिला है कोरोना फेज 1, कोरोना फेज 2 का, वो उन्हें काफी कारगर साबित हो रहा है। क्योंकि अब ऐसे में ये स्थिति नहीं है कि लोगों को जानकारी नहीं, अब लोगों को जानकारी भी है कि कैसे बचाना है और कैसे लोगों की सेवा करना। तो जाहिर तौर पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए।
तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है, महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक कल हुई और इस कैबिनेट की बैठक में ये तमाम अहम निर्देश स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर दिए गए हैं कि आगे जल्द से जल्द लापरवाही जो है उसको रोक कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की ओर ध्यान दिया जाए और अगर एक बार फिर से लापरवाही बढ़ती गई तो कहीं ना कहीं ये भारी पड़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग को भी अपनी तैयारी पूरी करने के आदेश सरकार द्वारा, कैबिनेट की सरकार द्वारा दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा महाराष्ट्र और मुंबई में बढ़ता जा रहा है, इसी के साथ पूरे देश में ये खतरा बढ़ रहा है और खतरा बढ़ने के चलते लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी सतर्क और अलर्ट हो रहा है। को बता दें कि भारत में पहला जो केस है ओमिक्रॉन का वो महाराष्ट्र में ही मिला था। पहला शख्स जो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव था वो महाराष्ट्र में पाया गया था और उसी के बाद वो जो शख्स है अस्पताल से डिस्चार्ज उसे कर दिया गया है, क्योंकि अब स्वास्थ्य उसका ठीक है इसलिए उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और अभी तक ओमिक्रॉन का खतरा ज़्यादा इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि उससे अभी तक किसी भी तरीके की समस्याओं का सामना नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।